सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेटल की, और मेटल पे के बाद थोड़ी सी सिल्वर और गोल्ड के ETF को लेकर के भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मेटल पे बात कर लेते हैं। मैम, मेटल एक तरफा रैली देखने को मिली, कॉपर हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, जिंक हो, नाल्को, हिंडाल्को, एल्युमिनियम हो, सब में रैली देखने को मिली। अब जो ये गिरावट है, क्या इसमें एवरेजिंग की जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग अभी तक नहीं एंट्री लिए हैं, क्या अब उनको दूरी बना लेनी चाहिए? लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि ये लास्ट जो है रिकमेंड कर रही हूँ, अब जो है काफ़ी हद तक बहुत रिस्की हो चुका है, और उसी दिन के बाद से करेक्शन शुरू हुआ। रिस्क जो है वो वाकई में आपकी जो चिंता थी वो सही साबित हुई। तो पहले कॉपर से शुरू करना चाहेंगे, क्या यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी आपको ये जो गिरावट है, ये सेल ऑफ थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या है अभी? हिंदुस्तान कॉपर पे अभी नहीं बाय करना है। इट इज वेरी लाइकली कि आपको ये 580-85 पर दिख जाएगा। दिख जाए तो आप इसको वहां पर बाय जरूर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे पर बाय करिएगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। फिर से वही स्टेटमेंट है, ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको प्राइस पर। आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा। सो अगर 585 पर 2-3 सेशन के अंदर में मिल जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली 585-80 के आसपास मिले, खरीदने की कोशिश करें वहां पर। एंड वहां से आप अपने स्टॉप लॉस को चाहे तो 2 तरीके हैं, आप चाहे तो उसमें से एक यूज कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप उसको देखें, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस आप सिर्फ 500 पर मेंटेन करेंगे, एंड पॉसिबल टारगेट की एक्सपेक्टेशन जो आप वहां पर रखेंगे वो 720 से 800 की रखेंगे। इट्स अ स्विंग ट्रेड मूवमेंट, जो कि आपको 3 महीने के लेस देन के व्यू से देखना है। इसमें स्टॉप लॉस आपको पहले मिल जाए या टारगेट, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। बट अगर आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मेटल्स में रखनी है, जो कि 26, जो मैं बात कर रही हूँ बार बार की, जो मूवमेंट हम लोगों ने देखा है 26, उसको बहुत जरूरी था ये डिक्लाइन आना। आई मीन अभी तो 2-4 दिन एक्सटेंड होगा वैसे, बट ये बहुत जरूरी था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मौका मिले, जिनसे रैली मिस हो गई। उन लोगों को तैयार होना चाहिए, ताकि 26 में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आप तरीके से प्लान कर सके। तो स्ट्रैटेजी ये है कि 580 के आसपास जब भी आ जाए, 580-85, उस रेंज में खरीदारी का व्यू रखिएगा, और थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग रखें कि जैसे जैसे अगर 5-10% वहां से भी करेक्ट हो, चांसेस कम बनेंगे, लेकिन अगर वहां से भी करेक्ट हो तो सिप्स के थ्रू आप इसमें ही पैसा लगा सके। और एल्स अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक, आपको रिस्क ज्यादा लगता है, बिकॉज इन नेचर स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न तो देते ही हैं, ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, ज्यादा रिस्क भी होता है, तो आप ETFs को भी प्रेफर कर सकते हैं इस केस में। कॉपर में तो वैसे भी ETFs है नहीं, तो अब कॉपर में क्या ही करेंगे। लेकिन मैम, जो सवाल मेरा उनके लिए भी है, निफ्टी मेटल एक आता है, उसमें सभी मेटल्स आपके सभी मेटल्स का वो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। मेरा अब अगला सवाल कॉपर को लेकर के ये है कि जो है जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, क्या उनको एग्जिट रूट मिलेगा, या उनको लॉस लेके निकलना है? अभी काफ़ी लोग हैं जो हायर लेवल पे ले रहे हैं, एक तरफा रैली चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि अब ये जो है रैली चलती रहेगी। अभी जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? हाथ काटने से अच्छा उंगली काटना है। अगर आप फंसे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशनिंग, आपका पोजीशन साइजिंग कंफर्ट पोजीशन साइजिंग नहीं है, आपको ये लग रहा था कि ये एक कुछ ही हफ्तों में बहुत ज्यादा चला जाएगा, जबकि बाद 1-1.5 साल के हिसाब से हो रही है, तो बेटर है कि आप स्टॉप लॉस ले लेना। अगर कल के दिन में हिंद कॉपर आज पिछले सेशन में 685 पर क्लोज हुआ, अगर कल के दिन में ही आपको 640 के नीचे दिखे, बंद कर देना पोजीशन को, सब्जेक्ट टू कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग ओवर है, आपने उसका ध्यान नहीं अगर रखा है तो। बाकी अगर आप एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने पैसा प्लान किया है इसमें, तो यहां से अगर आपको 585 के आसपास दिखे तो ऐड करना। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसमें इंटरवेंड है, मतलब आए हुए हैं। अगर ओवर एक्सपोज्ड है तो 640 इज द स्टॉप लॉस। अगर आपने बहुत समझदारी से पोजीशन साइजिंग को मेंटेन किया है तो 10 से 15% और डिक्लाइन पर शिफ्ट करना है। अच्छा, ठीक है सर। अब जरा आप बताइए, सेम सवाल आपके लिए रहेगा, लेकिन जिंक को लेकर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पे क्या रिकमेंडेशन है आपकी करंट लेवल पे? जिस तरीके से चांदी टूटी है, सिल्वर ETF पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हिंदुस्तान जिंक, और उसके बाद से मैं चाहूँगा कि आप दोनों के, चूँकि एक एक सेक्टर को कवर करना है 1 घंटे के अंदर हमें, तो हम कोशिश ये करेंगे कि फिर आपके पसंदीदा शेयरों पे आ जाएंगे सीधे। मेटल में क्या कोई अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन पहले हिंदुस्तान जिंक पे आपकी राय। हिंदुस्तान जिंक में अभी और करेक्शन बाकी है। ऑलरेडी काफी बार AU बोनस के व्यूअर्स को बताया है कि जिंक से दूर रहिए, अभी भी और पेन आ सकता है, और लोअर साइड में 580 रुपए तक की डाउन साइड हिंदुस्तान जिंक दिखा सकता है।
प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है 580 पर, वो सस्टेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 540 रुपए तक की डाउनसाइड हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिले, क्योंकि सिल्वर में जिस तरह का बबल था वो बबल थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ है और उसका हमने देखा कल के सेशन में किस तरह का करेक्शन आया है। अभी और एक बार और करेक्शन आ सकता है, उसके चलते हिंदुस्तान जिंक 540 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है, नया बाय अवॉइड करेंगे। नया बाय अभी अवॉइड करने की सलाह है हिंदुस्तान जिंक पे। मैम आप बताइए जरा बिल्कुल जी। हाँ हाँ हिंदुस्तान जिंक पर इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो पैसा नहीं बनेगा, अगले कुछ डिक्लाइन पॉसिबल है क्योंकि, बट हिंदुस्तान जिंक में अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो आप एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, सिंपल, कुछ नहीं लगाना है दिमाग, सिंपल स्ट्रैडल बना करके रख सकते हैं। बिकॉज इट इज वेरी लाइकली कि यहाँ से हिंदुस्तान जिंक आपको, देयर आर टू लेवल्स व्हिच आर वेरी लाइकली टू हिट। 628 पर कल के सेशन में क्लोज हुआ है। आई एम सीइंग कि अगर ये आप कल 600 निकल टूट जाता है बाय चांस, तो आपको 560 तक दिखेगा। और अगर कुछ बदलता है इस दौरान में ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी को लेकर के, क्योंकि अगर कॉमिक्स में अगर इसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, अगर वहां पर कुछ चेंज आता है तो हमें 700 वापस दिख सकता है। और ये फरवरी की ही बात हो रही है सिर्फ। तो फरवरी सीरीज में आप 630 का कॉल एंड पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, सेम स्ट्रैडल, सेम लॉन्ग, सेम क्वांटिटी में, जहां पर आपको चांसेस है कि ये दो भाव आपको दिख जाएंगे और आपका पैसा उसमें बन जाएगा अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो। ये बात, चलिए ठीक है। अब मेरा जो सवाल था वो ये था, मेटल में कुछ अच्छा है? स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर पे आपकी राय हो ही गई है, क्या अच्छा लग रहा है स्टॉक्स में? आप मिधानी को देख सकते हैं। अगर एक स्टील, अगर पर्टिकुलर अगर सेक्टर कमोडिटी देखनी है, स्टील देखो, टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको एक ऐसा स्टॉक देखना है जैसे मिधानी जो है ठीक ठाक लग रहा है, आज के हिसाब से भी 375 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ, यू कैन लुक फॉर दैट। लेकिन अगर आपको बुलियंस में जाना है तो बुलियंस के मार्केट में थोड़ा सा रुक जाओ, अच्छे मौके और मिल जाएंगे आपको और दोबारा वो आपको मौका मिल जाएगा दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने का, बट अभी नहीं। मेरे व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो आप फरवरी 10 तारीख तक रुकेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो जो भी हलचल होनी है ना इन 10 दिन में हो जानी है, तब आप सिल्वर पर, सोने पर नए व्यू बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मिधानी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक ठीक ठाक है। अगर आपको देखना है कमोडिटी तो स्टील देखो, निकिल देखो। चलिए ठीक है। सर आपका व्यू क्या है, जरा बताइए मेटल को लेकर के, कोई पसंदीदा शेयर है? और अभी की इंटरनेशनल सिनेरियो और नेशनल सिनेरियो को देखते हुए, या मेटल को अवॉइड करना चाहेंगे आप? नहीं, हमें इन लेवल्स पर टाटा स्टील, जैसा मैम ने कहा, अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा वेदांता, दोनों ही इन लेवल्स पर लिक्विडेटिव लग रहे हैं। वेदांता में ऑलरेडी कल के सेशन में काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है, बट स्टिल बाइस अभी भी पॉजिटिव है। तो वेदांता और टाटा स्टील दो ऐसे काउंटर हैं जहां लगता है कि अभी और अपसाइड मूव आ सकता है। तो वेदांता को कोई यहाँ भी खरीदता है और थोड़ा बड़ा डिप आता है, वहां भी खरीदने की सलाह होगी। फिर एक बार 770 और 780 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है। टाटा स्टील के स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव बने हुए हैं, लगातार तेजी दिखा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट वो सस्टेन्ड है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो टाटा स्टील भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 210 220 तक के अपसाइड मूव टाटा स्टील भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई मेटल को लेकर के। अब आते हैं जरा गोल्ड सिल्वर में जो घटनाक्रम चल रहा है। भाई साहब 2-3 दिन से लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर में जिस तरीके से मतलब वक्त बदल जा रहे हैं, हालात बदल जा रहे हैं। जरा पहले कुछ ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसके लिहाज से जरा देखते हैं। चांदी 31% टूट चुकी है, कॉमेक्स पर चांदी लुढ़क करके अब $78 के आसपास आ चुकी है। ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। लगातार बोनस की कवरेज जो है वो आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से। हमारा जो मंडी मास्टर है उसके ज़रिए हम आपको जितनी बेस्ट कवरेज हो सकती है, जितने एक्सपर्ट्स की राय हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फोकस चांदी सोने से ज़्यादा जो सिल्वर में ETF में लोग पैसे लगा रहे हैं उसको लेकर के बाकी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सोने में भी बड़ी गिरावट आई है, निवेशकों के अंदर जो है एक तरीके से पैनिक देखने को मिल रहा है। हर कोई फ़ोन करके पूछ रहा है वापस रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कितना लॉस हो गया है। 1980 के बाद एक दिन के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, ETFs के अंदर, उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक करके आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अम्बाला मैम आपसे शुरू करें।
बताइए जरा पहले तो सिल्वर ETF पर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा क्वेरी सिल्वर को लेकर के है। सिल्वर में पेन ज़्यादा है। ETFs जो है अभी तो 19% के आसपास की लोअर सर्किट लगा है, निपॉन वाला देख रहे हैं, बाकी सब में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लोगों ने ट्रेडिंग करनी भी शुरू कर दी थी, आपसे पिछली बार भी सवाल यही था। मैंने और मना लोग भी किया था कि सिल्वर ETF जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेड नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में करो, स्टॉक्स में करो। ETF इज समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। तो पहली बात तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी नहीं है, ये वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, और उसका रीजन भी हमको एक्सप्लेन भी हम लोगों ने किया ही है कि इसका रीजन ये है कि आपका जो कॉमेक्स में जो आपको कमोडिटी फिजिकल मार्केट का जो प्राइस है उससे आपके प्रीमियम्स जो ETFs के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा है। और जितना वर्टिकल चढ़ावट होती है वैसी वर्टिकल फॉल होती है, वो ज्यादा पेनफुल भी होती है एक्चुअली। बट अब यहाँ पर सवाल ये बन के आ रहा है कि हम करें क्या, हमने तो लगा लिया पैसा। अब आप ETF समझ रहे हैं तो मैं ये भी मान के चल रही होंगी, मैं ये मान के चलूंगी, या मेरा सजेशन है ये आपके लिए कि आप चांदी के थोड़े से पुट्स खरीद लो अगर आप ETFs में हेवीली इन्वेस्टेड हो तो। अगर आप एक नॉमिनल 30-40% अप टू 30-35% आपका पोर्टफोलियो का वेटेज है तो घबराओ मत, आपको ये और डिक्लाइन थोड़े से मिलेंगे, 10-12% बस, मुश्किल से 15%। वैसे तो सर्किट लगा तो बंद हो जानी चाहिए थी मार्केट। तो मेरा सवाल भी है विपुल जी आपके माध्यम से कि सर्किट्स लॉक क्यों नहीं होते यहाँ पर इस मार्केट में, जबकि अगर इतनी गिरावट हो रही है तो देयर शुड बी अ सर्किट सिस्टम आल्सो, एज जो कि हम स्टॉक्स में देखते हैं। तो इससे कैपिटल प्रोटेक्शन लोगों को मिल जाता है। तो ये सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं है, सिस्टम से सिर्फ एक गुजारिश है कि कभी अगर इस तरह की पैनिक कंडीशन होती है तो सर्किट्स पर लॉक करो, उनको रीओपन मत करते जाओ। कल मैंने नोटिस कर रही थी जब आपसे एक बार बात हुई, बाप रे, ये तो सर्किट पर सर्किट ओपन हो रहे थे ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के। सो दैट शुडंट बी देयर। वेल, अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका वादा कुछ एक लंबी अवधि का है। आप ये समझ लीजिए सबसे पहले तो कि सिल्वर की फिजिकल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई इज वेरी कंस्ट्रेंट, सप्लाई नहीं है। तो आपकी ये चीजें जो आपने आज बाई की हैं, आप ये बढ़ेंगी क्योंकि सप्लाई साइड बहुत ही कंस्ट्रेंट हो चुकी है। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। ऐड करना है तो अभी मत करो, कम से कम आप मान के चलिए कि आपके करंट प्राइस से 15 से 18% का डिप और पॉसिबल है, वहां पर आप एक एड ऑन एक्सेप्ट कर सकते हो, अभी नहीं। अब सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि नहीं सप्लाई कम है मैम, लेकिन कितनी तेज़ी, बात ये ना कितने कम समय में जितनी तेज़ी देखने को मिली है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रैली रही। मतलब ऐसा क्या हो गया कि चांदी ख़त्म हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, और ऐसी कौन सी रात भर में डिमांड आ गई कि एक महीने के अंदर ही पूरी चांदी भाग गई, तो वो थोड़ी सी रैली तो अनयूजुअल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए मैं अभी दोबारा भी आपके बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मोदी जी की एक टिप्पणी ले लें। मोदी जी, आपकी टिप्पणी क्या है और सिल्वर ETF को लेकर के? मोदी जी देखिए, अवॉइड करने की सलाह है। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये जो बबल था, ये बबल के चलते अभी जो मैम ने बोला कि आप ETF में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल व्यू पूरी तरह से सहमति है हमारी। तो जिनको भी आप इन्वेस्ट करना है तो वो सेक्टर्स के ETF पे जाइए जहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, तो उन ETFs में आप पैसा डाल सकते हैं। अदरवाइज और डिप का वेट कीजिए। डिप में कहीं भी जैसे सिल्वर है 2 लाख 3 लाख के आसपास आ रहा है, हम पहले भी बोलते हैं हमें 2,20,000 पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगते हैं, वहां पर आता है, वहां से आप ETF में निवेश कर सकते हैं। इन लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह। इन लेवल्स पे नहीं, सवाल अब उनके लिए है सर जो लोग फंस गए हैं, और आप दोनों से सवाल भी ये बात है, क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि भाई अभी क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों ने मार्जिन्स पे लेकर के पैसे लेकर के जो है वो ETF के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं, मैम भले ही कहते रहे कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट का टूल है, ट्रेडिंग का नहीं, पर जो लोग कर रहे हैं वो अब सवाल कर रहे हैं। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई कि वो करें तो करें क्या। तो मैं चाहूँगा कि उस पर एक टिप्पणी हो जाए आप दोनों की, और उसके बाद से फिर हमारे बहुत सारे सेक्टर बाकी हैं, वो 30 मिनट में कवर करने होंगे। हाँ तो मैम आप बताइए क्या करें, और अभी क्या जिनकी SIP चल रही है, लॉन्ग टर्म का व्यू है वो तो ठीक है पर जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू था उनके लिए कोई गुंजाइश है या लॉस लेके निकले आप? मैं एक मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सलाह दूंगी। सलाह तो खैर हो गया कि अभी तो जो बात हो गई। एक अब सिचुएशन में फंस गए तो निकलना कैसे, उसका ही एक ओपिनियन मैं दे सकती हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंसती तो मैं क्या करती। सो जब आप ETFs तक पहुंच ही गए हैं तो आप अब थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को बाय कर लीजिए कुछ दिनों के हिसाब से, यानी कम से कम मंथली व्यू के हिसाब से। तो
जो भी आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए हैं, तो कम से कम 2% ऑप्शंस बाय कर लो उसी इंडेक्स के, जो आप उसी ETF के, उसी कमोडिटी के जो आपने बाय किया है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ सिल्वर और चांदी में ही मिलेगी, बाकी कोई और कमोडिटी लेके बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी यू आर लकी कि 2 में ही है वैसे भी। तो आप फिलहाल मेजोरिटी जो करेक्टिव मूव आया है वो सिल्वर में आया है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर के आप थोड़े समय के लिए, ताकि आपका लॉस जो है वो डिफाइंड हो जाए और आपको इस मूवमेंट में जो ये पोजीशन होल्ड कर सके, दैट्स द आइडिया। तो आप थोड़े समय के लिए ऑप्शंस को हेज कर लीजिए अपनी पोजीशन को अप टू 2% से, जो भी आपका उसमें क्वांटिटी है, हेज इट नाउ। ये हेज आपको कहीं हद तक थोड़ा बहुत एक कुशन भी दे देगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी, बिकॉज इट इज लाइकली कि 10 से 18% का मूवमेंट तो और पॉसिबल है। तो उसको एनकैश करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बैठे बैठे आप देखने की। अब इसकी प्रोविजनिंग भी आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग, अब आपके पास अलग से पैसे तो है नहीं, तो वो आपको देखना है कि मार्जिन आप पोजीशन कुछ काट के करेंगे कि कैसे। बट खराब डिसीजन का एक खामियाजा तो होता है, उसको मैनेज, बस आप यही एक तरीका है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं। आई वोंट से कि पूरा लॉस बुक कर लो, लेकिन अगर आपने ETF मार्जिन पे उठाए हैं, सो दिस इज द वे दैट जहां पर आप थोड़ा सा अपने लिए रिलीफ कर सकते हैं। चलिए मोदी जी, आपकी कोई टिप्पणी गोल्ड सिल्वर ETF को लेकर के? जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको क्या लॉस बुक करना चाहिए, या आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इजी है हमारे लिए बोलना कि लॉस बुक करना चाहिए, बट मैं इजी वे पे ही जा रहा हूँ कि लॉस बुक करना ही समझदारी रहेगा। क्योंकि इसके पीछे एग्जांपल देता हूँ कि जब मार्केट में सिल्वर में 2 लाख का ब्रेकआउट आया था, तो वहां पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे। मार्केट जब ट्रैप करता है तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, और जब 4,20,000 4,30,000 का सिल्वर में हाई बना, वहां पे लॉन्ग बने हैं, तो लॉन्ग वालों को अब ट्रैप किया है। तो जब ट्रैपिंग करेगा तो इसी तरह से वोलेटिलिटी और करेक्शन दिखाएगा। जब पूरी तरह से वो एग्जिट करेंगे तभी रैली बनेगी। तो मेरा तो यही सिंपल सजेशन रहेगा कि आप एग्जिट कीजिए। मेजर पेन अभी और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,20,000 2 लाख रुपए तक की डाउनसाइड सिल्वर में देखने को मिले, तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी में जाएंगे वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जिट कीजिए, वेट कीजिए, डिप आता है फिर आप रैली में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तब पैसा बनेगा। अभी तो वोलेटिलिटी बहुत है, न्यूज बेस के चलते कहीं ना कहीं गलत डिसीजन जरूर लेंगे और आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो बेटर ये है, सिंपल आप एग्जिट कीजिए, डिप का वेट कीजिए, वहां पे बाय करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं सुबोध कुमार बनवाल जी, कह रहे हैं कि विपुल जी ने अंबाला जी को बोलने ही नहीं दिया सिल्वर पर। अरे मैम से फिर से बोलने को कहते हैं, मैम क्या छूट गया, कुछ छूट गया क्या? दर्शक कह रहे हैं मतलब बोलने ही नहीं देते हैं आप अंबाला जी को। मैंने बोला है, बताया है, मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी दे दिया है, क्योंकि एक सिचुएशन समझ सकते हैं हम कि आप फंसे हैं अभी। मेरे ख्याल से अगर आप फंसे हैं तो देखिए, अच्छा मुदित जी ने एक बात बोली है कि आप पोजीशन मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन से हेज भी कर रहे हैं ना, इट हैज टू बी मैनेज वाइजली, मतलब आप कुछ भी बाय करके नहीं होगा। सो मैनेज कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि उसके लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा। इफ यू कैन डू दिस तो आप हेज कर लो, अदरवाइज मुदित जी ने तो बताया है। ये बात है। चलिए इस बीच ट्रेन इंडियन कह रहे हैं जे बात ये, चलिए कह रहे हैं ये अमेरिका की चाल है। चलिए सर, वो अमेरिका वाले पे आते हैं जरा। एक चीज़, अच्छा ठीक है, इस सेगमेंट को ख़त्म करें। ये हमारा जो सिल्वर और गोल्ड को लेकर के है, उससे पहले जरा जो अपडेट्स हैं जो कि हमने अभी मंडी मास्टर में भी दिए आपको, एक बार फिर से जो है फटाफट जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए। असल में हुआ क्या है वो जरा आपको बता देते हैं कि ये नहीं, ये तो हमने बता दिया दर्शकों को। हुआ क्या कि कल जो एकदम से क्रैश देखने को मिला, उसके पीछे कारण जो देखने को मिले हैं, कल जो है ना ट्रंप साहब की तरफ से केविन शार्स को फेड चेयरमैन बनाने के लिए चुना गया है। तो ये जो है आपको बता दें कि ये जब ऐलान हुआ और फिर ये उम्मीदें खुलने की जो है कि फिर से जो है वो रेट कट हो जाएगा और अब तेज़ी से जो है इकॉनमी, तो वो जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो दूर होगा, ऐसा अनुमान लगा गया। उसके बाद से चांदी के अंदर जो है वो जो तेज़ी थी अनसर्टेनिटी को लेकर के, वो समाप्त होती हुई दिखाई दी और अब मंजूरी मिल गई, तो ये 17वें फेड चेयरमैन होंगे। तो ये एक बड़ी वजह रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है जेरोम पावल से थोड़ी उनकी नाराज़गी चल रही है, हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा तनाव रहा, दुनिया भर के ऊपर एक तनाव बना हुआ है। तो जो है इसकी वजह से सोने चांदी के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली, लोगों को लगा थोड़ी स्थिरता हो सकती है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी तेज़ी के साथ जो है
यहाँ पर जो है टूटती हुई चांदी जो है दिखाई दी, जो कि अनयूजुअल मूव देखने को मिला था। चलिए, इस बीच कुछ एक टिप्पणियाँ भी आई हुई हैं। अच्छा, सोने चांदी को लेकर के वैसे आपका व्यू क्या है? ETF को अगर छोड़ दें, आप लोग तो ट्रैक करते ही हैं, एक एक लाइन का जवाब सर और मैम, ताकि हम फिर इस सेगमेंट से बाहर निकले और बाकी स्टॉक्स को लेकर के और सेक्टर को लेकर बातचीत करें। देखिए, गोल्ड 1 से 1.5 साल के अंदर में 4 लाख के पार जा सकता है, अभी भी जा सकता है। कुछ बदला, फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, इट जस्ट कि मार्केट में सेंटिमेंट बदले हैं। सो सेइंग दिस, अगर आपका नजरिया ऐसा है कि आप उसमें ओवरसाइज नहीं हो तो आप होल्ड कर लो, ओवरसाइज है तो हेज कर लो सिंपली और नथिंग एल्स। और रही बात चांदी, तो चांदी आपको, सॉरी मैंने उल्टा बोला, आपका सोना 2 लाख के पार जा सकता है और चांदी आपका लगभग 5 लाख के पार में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, और 1 से 1.5 साल के नजरिए है। दोनों के पीछे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट और नीड है। अभी ओवर प्राइस्ड, कई बार होता है ना कि फंडामेंटल्स आपको बताता है व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल्स टेल्स यू व्हेन टू बाय। तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, देयर इज नो चेंज इन दैट। बदला क्या? वैल्यूएशन बदला, टेक्निकल्स की ये ओवरबॉट हो गए थे। तो उस लेवल पर जाकर के जहां पर अगली नैरेटिव्स मार्केट में चेंज हो रही है, बजट एंड ऑल, क्योंकि हम अब देखेंगे ग्लोबल मार्केट उतना नहीं टूटा जितना M6 में चीजें टूटी थी। तो उस चीज को लेकर के आप ये समझे कि एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस हो रही है, एंड दैट्स अ टाइम बीइंग प्रॉफिट बुकिंग। फंडामेंटल में देयर इज नो चेंज, रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 साल की अभी भी स्ट्रांग रहेगी। चलिए, ये बात है यहाँ पर। मुझे सर, आपने ट्रैक किया हो तो आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी। सर मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि गोल्ड में जो बेस प्राइस है वो 1 लाख का हो गया है, और सिल्वर में बेस प्राइस 2 लाख का हो गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 2 साल तक गोल्ड और सिल्वर में किसी भी तरह के कोई रिटर्न देखने को ना मिले। तो मेरा व्यू मतलब अवॉइड के लिए ही रहेगा, और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से मतलब जो लोग अगर 2 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। गोल्ड सिल्वर से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आने वाले 2 सालों में। ये बात है। चलिए, गोल्ड सिल्वर से बाहर निकलते हैं और बात हम कर रहे थे मेटल को लेकर, काफ़ी सारी बातचीत हो गई।